गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में आपने बात की थी भी बीजांड या गुरु बीजाणु धान्य की संरचना। बीजांड या गुरु बीजाणु धान्य की संरचना में आपने देखा था कि एक प्रारूपिक बीजांड है, उसके कौन कौन से भाग हैं। एक प्रारूपिक बीजांड के कौन कौन से भाग हैं, इनमें सभी भाग जो है इनकी चर्चा आपने कर चुके हैं। लास्ट में अपने सामने जो टॉपिक निकल कर आया वो क्या था भी, भ्रूणकोश। भ्रूणकोश के बारे में अपने बात की थी कि भ्रूणकोश जो है ये बीजांड की मुख्य संरचना है, जिसे मादा युग्मकोद्भिद भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मादा युग्मकोद्भिद। तो अब अपने भ्रूणकोश की संरचना है, इसको पढ़ेंगे। भ्रूणकोश की संरचना पढ़ने से पहले अपने बात करते हैं गुरु बीजाणु जनन की। किसकी बात करते हैं भी? गुरु बीजाणु जनन। तो गुरु बीजाणु जनन या मैक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या होता है? जिस प्रकार से अपने नर युग्मक का निर्माण और विकास की प्रक्रिया पढ़ी थी, वैसे ही अपने मादा युग्मक जो है उसके विकास, उसके डेवलपमेंट की क्रिया का अध्ययन यहाँ पे करने वाले हैं। तो हेडिंग लगाएं आप, गुरु बीजाणु जनन। क्या भी? गुरु बीजाणु जनन। गुरु बीजाणु जनन। गुरु बीजाणु जनन या इसे कहते हैं मैक्रोस्पोरोजेनेसिस। मैक्रोस्पोरोजेनेसिस। गुरु बीजाणु जनन या मैक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या है? देखिए भी, बीजांड में अपने पढ़ा था बीजांड काय। बीजांड काय के बारे में आपको बताया था कि बीजांड काय जो है या न्यूसेलस, ये बीजांड में पाया जाने वाला मर्दुत्कीय कोशिकाओं का समूह है जो अध्यावरणों से घिरा रहता है। बीजांड काय जो है इसकी कोई कोशिका विभेदित होकर के, क्या भी? विभेदित होकर के क्या बनाती है? गुरु बीजाणु मात्र कोशिका या मैक्रोस्पोर मदर सेल एमएमसी का विकास करती है। बीजांडकाय जो है इसकी कोई कोशिका किसमें बदल जाती है भी? गुरु बीजाणु मात्र कोशिका या मैक्रोस्पोर मदर सेल में, जो कैसी होती है? द्विगुणित होती है, डिप्लॉइड होती है, 2n होती है। इस एमएमसी में यानी गुरु बीजाणु मात्र कोशिका में क्या होता है? अर्धसूत्री विभाजन होता है। क्या होता है भी? अर्धसूत्री विभाजन होता है। और क्या बनते हैं? गुरु बीजाणु या मैक्रोस्पोर बनते हैं। क्रिया क्या कहलाती है? गुरु बीजाणु जनन। तो बीजांड काय की कोई कोशिका क्या करेगी? पहले तो किसमें बदल जाएगी भी? एमएमसी में, मैक्रोस्पोर मदर सेल में बदल जाएगी। फिर ये मैक्रोस्पोर मदर सेल जो है इसमें क्या होता है? अर्धसूत्री विभाजन होता है और क्या बनता है? मैक्रोस्पोर या गुरु बीजाणु। क्या बनता है भी? मैक्रोस्पोर या गुरु बीजाणु, जो कैसे होते हैं भी? अगुणित होते हैं। कैसे होते हैं? अगुणित होते हैं। तो इससे अपने परिभाषा निकल के आई है किसकी? गुरु बीजाणु जनन की। गुरु बीजाणु जनन। तो गुरु बीजाणु जनन क्या है? गुरु बीजाणु मातृकोशिका, गुरु बीजाणु मातृकोशिका में इसको क्या बोल सकते हैं भी?
एमएमसी, जो कैसी है भी, द्विगुणित है। तो द्विगुणित गुरु बीजाणु मात्र कोशिका या एमएमसी में अर्धसूत्री विभाजन द्वारा अगुणित विभाजन द्वारा अगुणित गुरु बीजाणु के निर्माण की प्रक्रिया गुरु बीजाणु जनन कहलाती है। गुरु बीजाणु जनन कहलाती है। तो डेफिनेशन क्या होगी? गुरु बीजाणु मात्र कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन से अगुणित गुरु बीजाणुओं के निर्माण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? गुरु बीजाणु जनन कहलाती है। क्या कहलाती है? गुरु बीजाणु जनन। एक एमएमसी जो है, एक गुरु बीजाणु मात्र कोशिका, जो कैसी है? 2n है। इसमें अर्धसूत्री विभाजन से कितने गुरु बीजाणु बनते हैं भी? 4 गुरु बीजाणु बनते हैं। क्या बनते हैं? 4 गुरु बीजाणु बनते हैं। और ये चारों गुरु बीजाणु जो है एक लीनियर टेट्राड के रूप में या एक रैखिक चतुष्क के रूप में व्यवस्थित रहते हैं। एक रैखिक चतुष्क के रूप में व्यवस्थित रहते हैं। यानी एक एमएमसी में, ये एक एमएमसी है, इसमें अर्धसूत्री विभाजन से 4 गुरु बीजाणु बनेंगे भी, और चारों एक लीनियर टेट्राड के अंदर, एक रैखिक चतुष्क के अंदर व्यवस्थित रहते हैं। इन चारों गुरु बीजाणुओं में से ये वाला सिरा मान लेते हैं अपने निभागीय सिरा, ऊपर वाला, और ये मान लेते हैं बीजांड द्वारी सिरा, क्योंकि बीजांड के अंदर संरचना ही है। तो 4 जो लघु बीजाणु है, गुरु बीजाणु है, किसमें? रैखिक चतुष्क में। किसमें भी? रैखिक चतुष्क में। तो इनमें से निभागीय सिरे का यह गुरु बीजाणु जो है, निभागीय सिरे का गुरु बीजाणु, केवल यह सक्रिय रहता है। अधिकांश पादपों में यह सक्रिय रहता है, और सक्रिय रहकर किसका विकास करता है? मादा युग्म कोद्भिद या भ्रूण कोश का विकास करता है। बाकी ये 3 जो होते हैं ये डीजेनरेट हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं भी? डीजेनरेट हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। केवल सक्रिय कौन रहता है? ये एक गुरु बीजाणु सक्रिय रहता है, और किसका विकास करता है? मादा युग्म कोद्भिद का विकास करता है। तो बीजाणु जनन, गुरु बीजाणु जनन क्या है? गुरु बीजाणु मात्र कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन से अगुणित गुरु बीजाणुओं के निर्माण की जो प्रोसेस होती है वो क्या कहलाती है भी? गुरु बीजाणु जनन या मैक्रोस्पोरोजेनेसिस। गुरु बीजाणु जनन के दौरान 4 गुरु बीजाणुओं का निर्माण होगा। किससे? एक एमएमसी से। तो एक एमएमसी या मैक्रोस्पोर मदर सेल में अर्धसूत्री विभाजन से 4 गुरु बीजाणु या 4 मैक्रोस्पोर या मेगास्पोर का विकास होता है, और इन चारों में से केवल एक सक्रिय रहकर किसका विकास करता है? भ्रूण कोश का विकास करता है। तो अगली हेडिंग आप डालेंगे भ्रूण कोश का विकास और संरचना। भ्रूण कोश का विकास और संरचना। तो हेडिंग डालें आप भ्रूण कोश, या इसे क्या कहते हैं? एम्ब्रियोसैक। भ्रूण कोश या एम्ब्रियोसैक, या इसे क्या कहते हैं? फीमेल गैमेटोफाइट, यानी मादा युग्म कोद्भिद। मादा युग्म कोद्भिद, फीमेल गैमेटोफाइट की संरचना और विकास, या विकास और संरचना। तो हेडिंग क्या डालेंगे? भ्रूण कोश या मादा युग्म कोद्भिद की संरचना व विकास।
स्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो सैक और फीमेल गैमेटोफाइट। आपसे भ्रूणकोश की संरचना और विकास पूछे, चाहे मादा युग्मकोद्भिद की संरचना और विकास पूछे, बात एक ही है। तो इसका विकास कैसे होता है? तो भ्रूणकोश या मादा युग्मकोद्भिद फीमेल गैमेटोफाइट, इसकी संरचना कैसी होती है, इसका विकास कैसे होता है? अभी अपने गुरु बीजाणु जनन में पढ़ा है कि बीजांडकाय की कोई एक कोशिका, बीजांडकाय की कोई एक कोशिका आकार में बड़ी हो जाती है, आकार में क्या हो जाती है? बड़ी हो जाती है, विभेदित हो जाती है, और कार्य किसका करती है? एमएमसी का। इसके चारों ओर क्या है भी? मर्दुत्तकीय कोशिकाएं हैं, यानी बीजांडकायी कोशिकाएं हैं। ये कौन सी कोशिकाएं हैं? बीजांडकायी कोशिकाएं। और इन्हीं बीजांडकायी कोशिकाओं में से एक कोशिका आकार में बड़ी हो जाती है, विभेदित हो जाती है, और किसका काम करती है भी? एमएमसी का, जो कैसी है? द्विगुणित है। और ये कोशिकाएं कौन सी है भी? बीजांडकायी या न्यूसेलस। बीजांडकाय या न्यूसेलस। तो बीजांडकाय की एक कोशिका आकार में बड़ी हो जाती है, विभेदित हो जाती है, और गुरु बीजाणु मात्र कोशिका का कार्य करती है। और इसमें क्या होता है? अर्धसूत्री विभाजन। किस दौरान? गुरु बीजाणु जनन के दौरान इसमें क्या होता है? अर्धसूत्री विभाजन होता है। किसमें भी? एमएमसी में। यहां पे जो डायग्राम बनेंगे इनमें देखते हैं, अपने ऊपर वाला जो सिरा इसको मान लेते हैं निभागीय सिरा, और नीचे वाले सिरे को क्या मान लेते हैं? बीजांडद्वारी सिरा। तो गुरु बीजाणु मात्र कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन से 4 गुरु बीजाणु बनते हैं। कितने भी? 4। और ये चारों गुरु बीजाणु जो है एक रैखिक चतुष्क में व्यवस्थित रहते हैं। किसमें व्यवस्थित रहते हैं भी? एक रैखिक चतुष्क में व्यवस्थित रहते हैं, एक लीनियर टेट्राड में व्यवस्थित रहते हैं। इनको घेरे हुए कौन रहती है भी? बीजांडकायी कोशिकाएं। ये क्या है? बीजांडकायी कोशिकाएं। यहां तक तो मैंने ये बीजांडकायी कोशिकाएं बनाई है। अब बीच में जो डायग्राम बनाऊंगा उनमें बीजांडकायी कोशिकाएं नहीं बनाऊंगा, सबसे लास्ट में बनाएंगे, क्योंकि ये हर डायग्राम में चलनी है। तो ये 4 क्या बन गए भी? गुरु बीजाणु बन गए। ये क्या है भी? चारों गुरु बीजाणु है। यानी ये चारों गुरु बीजाणु जो है एक टेट्राड के रूप में, एक रैखिक चतुष्क के रूप में व्यवस्थित रहते हैं। अब इन चारों में से निभागीय सिरे का निभाग कौन सा है? ऊपर वाला। और बीजांडद्वारी सिरा कौन सा मानना है अपने यहां पे? नीचे वाला। तो निभागीय सिरे का ये जो गुरु बीजाणु है ये सक्रिय रहता है। कौन से सिरे का भी? निभागीय सिरे का गुरु बीजाणु सक्रिय रहकर, निभागीय सिरे का गुरु बीजाणु सक्रिय रहकर किसका विकास करता है? मादा युग्मकोद्भिद या भ्रूणकोश का विकास करता है। अब देखिए टेट्राड में कितने गुरु बीजाणु हैं? 4 हैं, लेकिन 3 क्या हो गए भी? ये डीजेनरेट हो गए। क्या हो गए भी? डीजेनरेट हो गए। यानी इनमें से ये एक ही क्या रहा? सक्रिय रहा। निभागीय सिरे का गुरु बीजाणु सक्रिय रहा, बाकी 3 क्या हो गए भी? नष्ट हो गए। बाकी 3 क्या हो गए? नष्ट हो गए। निभागीय सिरे का केवल एक ही गुरु बीजाणु जो है वो सक्रिय रहा, बाकी क्या हो गए भी? नष्ट हो गए। ये डेस्ट्रॉय हो गए, डीजेनरेट हो गए। केवल ये एक गुरु बीजाणु क्या रहा है भी? सक्रिय रहा है। तो चारों में से केवल एक गुरु बीजाणु सक्रिय रहकर मादा युग्मकोद्भिद का विकास करता है, भ्रूणकोश का विकास करता है। 3 तो क्या हो गए? नष्ट हो गए। केवल एक ही सक्रिय रहकर क्या बनाएगा? मादा युग्मकोद्भिद या फीमेल गैमेटोफाइट या एम्ब्रियो सैक या भ्रूणकोश का विकास करेगा। इस प्रकार के विकास को क्या कहते हैं? एक बीजाणुक
या मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। एक बीजाणुक विकास या मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। तो एक नंबर का प्रश्न यहां पे बनता है कि एक बीजाणुक विकास क्या होता है या मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट क्या होता है, कि जब एक गुरु बीजाणु सक्रिय रहकर भ्रूण कोश का विकास करता है तो ऐसे विकास को क्या कहते हैं, एक बीजाणु को विकास कहते हैं। और सामान्यतः आवर्तबीजी पादपों में इसी प्रकार का विकास पाया जाता है। अब जो ये गुरु बीजाणु सक्रिय रहा है, इसमें क्या होगा, एक समसूत्री विभाजन होगा। ये इसका केंद्रक है, इसमें क्या होगा, समसूत्री विभाजन। पहले तो ये जो गुरु बीजाणु है ये एक थैली रूपी कोष बनाएगा। इस तरह से क्या बनाएगा भी, एक थैली रूपी कोष बनाएगा, यानी आकार बढ़ाएगा और थैली रूपी संरचना में बदल जाएगा। और इसमें फिर क्या होगा, एक समसूत्री विभाजन होगा जिससे 1 से 2 केंद्रक बन जाएंगे। कितने केंद्रक बन जाएंगे, 1 से 2 केंद्रक बन जाएंगे। देखिए डायग्राम से ही समझ जाएंगे आप सारी घटना। आपको नहीं तो कोई रटने की आवश्यकता है और नहीं कुछ याद करने की आवश्यकता है। केवल आप डायग्राम के थ्रू इसको समझते जाएं तो आपको याद करने की आवश्यकता ही नहीं रहेगी। स्टेप बाय स्टेप आगे अपने आप बढ़ते जाएंगे। तो ये गुरु बीजाणु जो है सक्रिय जो रहा है, कौन सा, निभागीय सिरे वाला, ये पहले एक थैली रूपी कोष में बदलता है, फिर इसमें एक समसूत्री विभाजन होता है जिससे 2 केंद्रक बन जाते हैं। इसमें कितने केंद्रक, 2 केंद्रक। यहां पे जो ये विभाजन हो रहे हैं फ्री न्यूक्लियर हो रहे हैं, यानी साथ साथ भित्ति निर्माण नहीं हो रहा, साथ साथ भित्ति निर्माण नहीं हो रहा। तो 1 से कितने केंद्रक बन गए, 2। और ये दोनों केंद्रक जो है इस कोष के दोनों ध्रुवों पे चले जाते हैं, इस कोष के दोनों ध्रुवों पे चले जाते हैं। यानी एक केंद्रक तो कहां आ गया, निभागीय सिरे की ओर, एक कहां आ गया, बीजांडद्वारी सिरे की ओर, यानी दोनों सिरे पे चले गए। इसके बाद क्या होता है कि ये जो ध्रुवीय केंद्रक जो दोनों हैं, यानी एक निभागीय सिरे का और एक बीजांडद्वारी सिरे का, इनमें एक और समसूत्री विभाजन होता है, फिर एक उत्तरोत्तर और समसूत्री विभाजन होता है, यानी 2 समसूत्री विभाजन और होते हैं। तो पहला जो समसूत्री विभाजन यहां पे होता है, पहला जो समसूत्री विभाजन यहां पे होता है, इससे प्रत्येक ध्रुव पे कितने कितने केंद्रक बन जाएंगे, 2-2 केंद्रक बन जाएंगे, 2-2 केंद्रक। यानी पहले क्या हुआ कि एक विभाजन हुआ, 2 केंद्रक बने, दोनों केंद्रक में से एक एक केंद्रक ध्रुवों पे चले गए। ध्रुवों पे जाने के बाद इनमें ध्रुवों पे जो केंद्रक है इनमें एक एक समसूत्री विभाजन और हुआ, प्रत्येक ध्रुव पे कितने केंद्रक बन गए, 2-2 केंद्रक। फिर एक और उत्तरोत्तर समसूत्री विभाजन होगा और इस विभाजन से प्रत्येक ध्रुव पे कितने केंद्रक बन जाएंगे, 4 केंद्रक बन जाएंगे। कितने केंद्रक बन जाएंगे, 4 केंद्रक। यानी अब ये संरचना कैसी हो गई, अभी 8 केंद्र की संरचना हो गई। कैसी संरचना होगी, 8 केंद्र की। अब क्या होगा कि ध्रुव पर जो केंद्रक बने हैं कितने, प्रत्येक ध्रुव पर 4, प्रत्येक ध्रुव पे जो 4-4 केंद्रक बने हैं इनमें से एक एक केंद्रक मध्य में आ जाता है। एक एक केंद्रक कहां आ जाता है, मध्य में। और ध्रुवों पे कितने रह गए, प्रत्येक ध्रुव पे 3 रह गए, प्रत्येक ध्रुव पे कितने रह गए, 3 रह गए। और 2 केंद्रक कहां आ गए, मध्य में। 2 केंद्रक कहां आ गए, मध्य में। और मध्य में आकर ये केंद्रक क्या करेंगे, आपस में सलित होकर एक द्विगुणित कोशिका का निर्माण करेंगे जिसे कहेंगे केंद्रीय कोशिका। क्या कहेंगे, केंद्रीय कोशिका। इसके बाद फिर क्या होगा कि प्रत्येक ध्रुव पर जो 3-3 केंद्रक है, प्रत्येक ध्रुव पर जो 3-3 केंद्रक है, इन पर भित्ति निर्माण से 3-3 कोशिकाओं के समूह बनेंगे। कितनी कोशिकाओं के, 3-3 कोशिकाओं के समूह बनेंगे। एक तो क्या होगी कि जो दोनों ध्रुवीय केंद्र कहां आए, मध्य में आए, मध्य में आकर संयुक्त हो गए और क्या बना लिए इन्होंने, केंद्रीय कोशिका। निभागीय सिरे और बीजांडद्वारी सिरे पे जो 3-3 केंद्रक है इनमें भी भित्ति निर्माण होगा और भित्ति निर्माण करके ये 3-3 कोशिकाओं के समूह बना लेंगे। कितनी कोशिकाओं के, 3-3 कोशिकाओं के समूह बना लेंगे। एक समूह तो बन गया निभागीय सिरे की ओर, और 3 कोशिकाओं का एक समूह कहां बन गया, तीन कोशिकाओं का एक समूह कहां बन गया, बीजांडद्वारी सिरे पर।
3 कोशिकाओं का एक समूह कहां बन गया? बीजांड द्वारी सिरे पर। इस प्रकार से कितनी कोशिकाएं बन गई? 3 यहां, 3 यहां और एक बीच में, 7 कोशिकाएं बन गई। केंद्र कितने इसमें? 8। 3 निभागीय सिरे पे और 3 कहां? बीजांड द्वारी सिरे पे, और 2 कहां? केंद्रीय कोशिका के रूप में। इस प्रकार से भ्रूण कोश का विकास हो जाता है। अब इस भ्रूण कोश के अंदर देखिए, निभागीय सिरे के ऊपर 3 कोशिकाओं का जो समूह है, इन कोशिकाओं को कहते हैं प्रतिव्यासांत या प्रतिमुखी कोशिकाएं। बीच में जो एक द्विगुणित यानी भ्रूणकोश के अंदर या मादा युग्म कोदबिद में एकमात्र द्विगुणित कोशिका डिप्लॉइड सेल है, जिसे क्या कहते हैं? केंद्रीय कोशिका। केंद्रीय कोशिका या सेल। बीजांड द्वारी सिरे पे ये कौन सा सिरा है? निभागीय सिरा। और ये कौन सा है? बीजांड द्वारी सिरा। बीजांड द्वारी सिरे पे 3 कोशिकाओं का जो समूह है उसको कहा जाता है भी अंड उपकरण। क्या कहा जाता है? अंड उपकरण। क्या कहा जाता है? अंड उपकरण। इस तरह से एक गुरु बीजाणु से एक भ्रूण कोश का विकास होता है, जिसमें कितनी कोशिकाएं हैं भी? 7 कोशिकाएं हैं। कितनी कोशिकाएं? 7। 3 एंटीपोडल या प्रतिमुखी कोशिकाएं, एक केंद्रीय कोशिका और 3 कौन सी भी? अंड उपकरण की कोशिका। तो टोटल 7 तो कोशिकाएं हैं। केंद्रकों की संख्या कितनी है? 8। तो सेल कितनी है भी? 7 सेल एंड 8 न्यूक्लियस। तो भ्रूणकोश जो है वो कैसी संरचना है भी? 7 कोशिकीय और 8 केंद्र की है, जो आवर्तबीजी पादपों का एक अभिलाक्षणिक गुण है, मुख्य विशेषता है। तो आवर्तबीजी पादपों में भ्रूणकोश या एम्ब्रियो सैक या मादा युग्म कोदभिद जो होता है वो 7 कोशिकीय और 8 केंद्रकीय होता है। 7 सेल्यूलर 8 न्यूक्लिएट। इस प्रकार के भ्रूणकोश को पॉलीगोनम प्रकार का भ्रूणकोश कहा जाता है। यानी इसकी स्टडी पॉलीगोनम में की गई है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? पॉलीगोनम प्रकार का भ्रूणकोश। जो कैसा होता है? 7 कोशिकीय 8 केंद्रकीय। तो आपको ध्यान में रखना, यह प्रश्न पूछा जाता है भी कि आवर्तबीजी पादपों में भ्रूणकोश जो होता है वो कैसा होता है? विकास तो उसका एक बीजाणु को होता है, और संरचनात्मक रूप से बात करें तो 7 कोशिकीय और 8 केंद्रकीय होता है भी। कैसा होता है? 7 कोशिकीय और 8 केंद्रकीय। यानी बहुत सारे कंपटीशन एग्जाम में यह प्रश्न पूछा गया है कि पॉलीगोनम प्रकार के भ्रूणकोश में कितनी कोशिकाएं कितने केंद्रक होते हैं। उसी क्रम में आपको जवाब देना है, कितनी कोशिकाएं कितने केंद्रक? 7 कोशिकाएं 8 केंद्रक। अगर ऐसे पूछ लिया जाए कितने केंद्रक और कितनी कोशिकाएं होती है, तो 8 केंद्रक और 7 कोशिकाएं। केंद्र की संख्या आप याद रखेंगे कितनी होती है? 8, और सेल्स की संख्या याद रखेंगे आप 7। तो ये हो गया अभी भ्रूणकोश का विकास। अब भ्रूणकोश की इस विकास के बाद बात करें इसकी संरचना की। संरचना यहीं पे देख लीजिए, बाहर की ओर क्या बना देते हैं? बीजांडकाय। बीजांडकाय जो इस भ्रूणकोश के विकास के दौरान लगभग क्या हो जाता है भी? काम में आ जाता है, पोषण में काम आ जाता है। काली मिर्च चुकंदर में आपको लास्ट क्लास में बताया था कि पतली परत के रूप में ये पेरिस्पर्म के रूप में पाया जाता है। तो एक भ्रूणकोश जो है, पॉलीगोनम प्रकार का भ्रूणकोश, उसकी संरचना की बात करें तो इसकी संरचना में 3 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है। कितनी प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है? 3 प्रकार की कोशिकाएं। नंबर 1 बात करते हैं अपने, नंबर 1 बात करते हैं अंड उपकरण। अंड उपकरण या इसे बोलते हैं एग एपारेटस। अंड उपकरण या एग एपारेटस। भ्रूणकोश के बीजांड द्वारी सिरे पर, कौन से सिरे पर भी?
बीजांड द्वारी सिरे पर 3 कोशिकाओं का समूह पाया जाता है। देखिए 3 कोशिकाएं हैं, इन 3 कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं? अंड उपकरण। क्या कहते हैं? अंड उपकरण। अंड उपकरण जो है इसके अंदर मध्य में स्थित ये बड़े आकार की जो कोशिका होती है उसको बोलते हैं भी एग सेल। क्या बोलते हैं? एग सेल। और पास वाली कोशिकाओं को क्या कहते हैं? पार्श्व में जो दो हैं इनको सहायक कोशिकाएं कहते हैं। क्या बोलते हैं भी? सहायक कोशिकाएं बोलते हैं। तो अंड उपकरण जो है बीजांडद्वारी सिरे पर स्थित 3 कोशिकाओं का समूह है। क्या कहलाता है? अंड उपकरण या एग एपारेटस। अंड उपकरण में 2 प्रकार की कोशिकाएं हैं। एक तो कौन सी भी? अंड कोशिका, अंड कोशिका। और दूसरी कौन सी है भी? सहायक कोशिका। बीजांडद्वारी सिरे पे जो 3 कोशिकाओं का समूह है क्या कहलाएगा? अंड उपकरण। इसमें मध्य में स्थित जो बड़े आकार की, इन दोनों कोशिकाओं के बीच में ये बड़े आकार की कोशिका स्थित है भी, जिसे क्या कहते हैं? अंड कोशिका। क्या कहते हैं? अंड कोशिका। अंड कोशिका जो है निषेचन के बाद, यानी नर युग्मक जो है, नर युग्म को उद्भिद में आपने पढ़ा था, पराग नलिका में 2 नर केंद्रक है, उनमें से एक नर केंद्रक इसके साथ संयुक्त होता है और क्या बनाता है? जाइगोट बनाता है जो भ्रूण का विकास करेगा। तो अंड कोशिका जो है ये मध्य में स्थित होती है अंड उपकरण में और बड़े आकार की होती है। इसकी भित्ति जो है निभागीय सिरे की ओर पतली होती है, यानी बीजांडद्वारी सिरे की ओर भित्ति क्या होती है? इसकी मोटी होती है और जैसे जैसे ये निभागीय सिरे की ओर बढ़ती है पतली होती जाती है। अंड कोशिका निषेचन के बाद जाइगोट का विकास करेगी। अंड कोशिका में केंद्रक जो होता है वो तो होता है निभाग की ओर, और रिक्तिका जो होती है इसके नीचे रिक्तिका होगी भी, रिक्तिका नीचे की ओर। सहायक कोशिकाओं की बात करें, अंड कोशिका के पार्श्व में स्थित दोनों कोशिकाएं क्या कहलाती है? सहायक कोशिकाएं। इनमें भी निभागीय सिरे की ओर भित्ति जो होती है वो पतली होती है और बीजांडद्वारी सिरे की ओर मोटी। इनमें केंद्रक जो होता है वो बीजांडद्वारी सिरे की ओर और रिक्तिका निभागीय सिरे की ओर होती है, यानी अंड कोशिका के विपरीत। सहायक कोशिकाएं जो होती है इनमें विशिष्ट तंतु रूपी समुच्चय पाया जाता है, यानी तंतु के आकार की संरचना पाई जाती है। इस तंतु रूपी संरचना को कहा जाता है फिलीफोर्म उपकरण। फिलीफोर्म उपकरण। निषेचन के दौरान पराग नलिका इसी फिलीफोर्म उपकरण से, यानी सहायक कोशिकाओं में जो फिलीफोर्म उपकरण है उसी से इस भ्रूण कोश में प्रवेश करती है, जो अपने निषेचन के दौरान पढ़ेंगे। इसके अलावा सहायक कोशिकाएं जो है इनके द्वारा कुछ विशिष्ट रसायनों का स्रावण किया जाता है, कुछ विशिष्ट रसायनों का स्रावण किया जाता है जो पराग नलिका को अपनी ओर क्या करते हैं? आकर्षित करते हैं। तो पराग नलिका जो है उसको आकर्षित करने के लिए सहायक कोशिकाओं द्वारा कुछ विशेष रसायनों का स्रावण किया जाता है। इन रसायनों के प्रति पराग नलिका की जो वृद्धि होती है, गति होती है, उसे रसायनानुवर्ती गति कहते हैं। ये सारी घटना अपने निषेचन में पढ़ने वाले हैं। फिर देखो, ये तो होगी सहायक कोशिकाएं और अंड कोशिका। दूसरे प्रकार की जो कोशिका है उसकी बात करें अपने, तो वो है केंद्रीय कोशिका। केंद्रीय कोशिका भ्रूण कोश में 2 ध्रुवीय केंद्रों, देखो यहां पे ध्रुवों पे 4 केंद्रक थे, इनमें से एक एक कहां आगे? मध्य में। और इन्होंने केंद्रकों ने संयुक्त होकर क्या बना ली? एक कोशिका बना ली, जिसको क्या कह दिया? केंद्रीय कोशिका। तो 2 ध्रुवीय केंद्रक भ्रूण कोश के मध्य में आकर आपस में सलित हो जाते हैं और एक द्विगुणित कोशिका का निर्माण करते हैं, जिसे कहते हैं केंद्रीय कोशिका। तो भ्रूण कोश जो है उसमें एकमात्र केंद्रीय कोशिका ही ऐसी होती है जो द्विगुणित होती है, बाकी तीनों ये और तीनों ये अगुणित होती है। क्या होती है? अगुणित होती है। तो 6 कोशिकाएं तो अगुणित है इसमें, और एक कोशिका कैसी है? द्विगुणित। और द्विगुणित कोशिका कौन सी है? केंद्रीय कोशिका, जिसमें 2 ध्रुवीय केंद्रक है। क्या है भी? 2 ध्रुवीय केंद्रक। अब ये केंद्रीय कोशिका जो है ये निषेचन के बाद
प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक का निर्माण करती है। प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक, PEN, प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस। प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस या प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस, प्राथमिक भ्रूणपोष। भ्रूणपोष या एंडोस्पर्म होता है भी। भ्रूणकोष क्या होता है? भ्रूणकोष तो क्या होता है? एम्ब्रियोसेक। और भ्रूणपोष यानी भ्रूण को पोषण प्रदान करने वाला उत्तक भ्रूणपोष कहलाता है। तो भ्रूणपोष क्या होता है? एंडोस्पर्म। तो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस का निर्माण करती है, जो कैसा होता है? त्रिगुणित। यानी परागनलिका में जो दो नर केंद्रकाएं हैं, उनमें से एक तो अंड कोशिका से सलित हो जाएगा और एक इस द्विगुणित कोशिका से। तो दो केंद्रक तो इसमें पहले से है केंद्रीय कोशिका में, और एक नर केंद्रक और हो गया। कितने केंद्रक हो गए? 3। और तीनों केंद्रक सलित होकर के क्या बनाते हैं? एक त्रिगुणित संरचना बनाते हैं, जिसे क्या कहते हैं? प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक। प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक, जो कैसी संरचना है? त्रिगुणित। और इसमें समसूत्री विभाजन से भ्रूणपोष या एंडोस्पर्म का विकास होता है, जो अपने निषेचन के बाद की घटनाओं में पढ़ने वाले हैं, निषेचन के दौरान। फिर देखिए तीसरे प्रकार की सेल। तीसरे प्रकार की जो सेल होती है वो क्या कहलाती है? प्रतिव्यसांत या प्रतिमुखी, या इनको एंटीपोडल सेल भी कहते हैं। एंटीपोडल सेल। भ्रूणकोष के निभागीय सिरे पर, कौन से सिरे पे? निभागीय सिरे पे भित्ति निर्माण होने से, यानी 3 केंद्रक थे यहां पे, इन पे भित्ति निर्माण होने से 3 कोशिकाओं का समूह बनता है। कितनी कोशिकाओं का? 3 कोशिकाओं का समूह बनता है। 3 कोशिकाओं के इस समूह को क्या कहते हैं? प्रतिव्यसांत कोशिकाएं या प्रतिमुखी कोशिकाएं। क्या कहते हैं? प्रतिव्यसांत कोशिकाएं या प्रतिमुखी कोशिकाएं। इन कोशिकाओं में प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, विभिन्न प्रकार के पोषक पदार्थ पाए जाते हैं, या ये विभिन्न प्रकार के प्रोटीनों का स्रावण करती है। और इसके अलावा ये सहायक कोशिका प्रतिमुखी कोशिकाएं जो है, ये बीजांड काय से पोषण अवशोषित करने में सहायता करती है। क्या अवशोषित करने में? पोषण अवशोषित करने में सहायता करती है। तो ये है भी मादा युग्म कोद्भिद या भ्रूणकोष का विकास और उसकी संरचना। तो यहां पे ध्यान रखने वाले मुख्य तथ्य कौन कौन से हैं? पहला तो है कि पॉलीगोनम प्रकार के भ्रूणकोष का विकास किस प्रकार का होता है? तो आपका आंसर होगा एक बीजाणुक या मोनोस्पोरिक, क्योंकि एक गुरु बीजाणु, निभागीय सिरे का एक गुरु बीजाणु सक्रिय रहकर क्या बना रहा है? भ्रूणकोष बना रहा है, फीमेल गैमेटोफाइट बना रहा है। इसलिए इस प्रकार के विकास को क्या कहते हैं? एक बीजाणुक विकास। दूसरा, भ्रूणकोष जो है, आवर्तबीजी पादपों में भ्रूणकोष जो है वो सामान्यतः पॉलीगोनम प्रकार का पाया जाता है। यानी इस प्रकार के भ्रूणकोष की स्टडी सबसे पहले किसमें की गई? पॉलीगोनम में। किसमें भी? पॉलीगोनम में। तो पॉलीगोनम प्रकार का भ्रूणकोष जो है वो कितने कोशिकीय और कितने केंद्रकीय है? तो आपको ध्यान रखना है 7 कोशिकीय और 8 केंद्रकीय। कोशिकाएं कितनी है इसमें? 7 हैं। केंद्र कितने हैं? 8। 7 कोशिकाएं कौन कौन सी? 3 तो प्रतिमुखी कोशिकाएं, 3 अंड उपकरण में और 1 केंद्रीय कोशिका। केंद्र का आप जानते हैं 3 यहां पे हैं, 3 यहां पे हैं और 2 केंद्रीय कोशिका में। तो ये 7 कोशिकीय और 8 केंद्रकीय है, जो आवर्तबीजी पादपों का एक विशेष लक्षण है, एक अभिलाक्षणिक गुण है। तो आवर्तबीजी पादपों में पॉलीगोनम प्रकार का भ्रूणकोष पाया जाता है, जिसमें 7 कोशिकाएं और 8 केंद्रक होते हैं। तो ये होगी भ्रूणकोष की संरचना। तो अब नर युग्मकोद्भिद, मादा युग्मकोद्भिद की संरचना अपने पढ़ चुके हैं। इसके बाद अपने बात करेंगे निषेचन पूर्व घटनाओं में इन युग्मकों का स्थानांतरण, यानी नर और मादा युग्मकों के मिलन के लिए इनका पास पास आना जरूरी है। वो कैसे संपन्न होता है, इनको पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप मस्त रहें, खुश रहें और लगातार पढ़ते रहें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।